नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम मैथ के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन बिलीव करो कि आपको अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको 25 नंबर पक्का मिलेंगे 100%। तो चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, जब पढ़ने का मन हो तभी वीडियो को देखना, नहीं तो वीडियो को लाइक करके रख लेना है, बाद में आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आप सबको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय है ये, इसे पाइथागोरस प्रमेय है जो है, जिसमें कह रहा है जो हमारा ये समकोण त्रिभुज होता था, इसमें जो है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता था, वही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है, कह रहा एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है। अब देखो, हमारी ये मान लो कोई सीढ़ी है, एक दीवार पे इस प्रकार टिकी हुई है कि उसका निचला सिरा, देखो निचला सिरा दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है। अब देखो, सीढ़ी आपने भी देखी होगी, ऐसे होती है। तो निचला सिरा बोला कहाँ से, ए बी जो है, ए है 2.5 मीटर की दूरी पे, तथा उसका ऊपरी सिरा जो भूमि से 6 मीटर है। मतलब ये बता रहा है कि जो दीवार और भूमि के बीच की दूरी है, पॉइंट से जो सीढ़ी की ऊपरी पॉइंट है, मतलब बीसी की लंबाई 6 बता रहा है। तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, मतलब हमें एसी निकालना है। एसी हमारा यहाँ पे कर्ण होगा, फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखो, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय की थ्योरम से हो गया। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, BC की वैल्यू 2.5 प्लस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखो 2.5 25 सामने 625 हो गया। अब देखो, पॉइंट 1 अंक के बाद है, स्क्वायर करेंगे 2 अंक के बाद, तो ये हो गया प्लस 6 36 हो गया। अब दोनों को ऐड कर लिए, आ गया 42.25, ये जो है 65 का वर्गमूल है, और यहाँ से हमारा आ गया 6.5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे यदि बिंदु P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड मूल बिंदु पर समद्विभाजित होते। मूल बिंदु पर समद्विभाजित मतलब A वाली भुजा इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने एक मध्य बिंदु का फार्मूला पढ़ा था, ये हमारा था मध्य बिंदु का फार्मूला, x1 प्लस x2/2 और y इक्वल टू होता था y1 प्लस y2/2। अब देखो, हम पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु में x इक्वल टू 0 रखेंगे, x1 y1 इसे हम कर लेते हैं। यहाँ से हमें x1 और y1 निकालना है पीक पॉइंट पे। तो हम इसे x1 की जगह पे x1 और y2 के जगह x2 के जगह पे हमने 3 रख लिया, अपान में 2, यहाँ से -3 आ गया। अब इसमें हमने वैल्यू रखा, y1 हमें निकालना ही है, और y2 की जगह पे हमें -4 दिया है, अपान में 2। ओके, अब ये इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ 0 हुआ था, और y1 इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारे निर्देशांक क्या आ गए, -3 और 4। अब इसमें C जो हमारा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, -3 और 4। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे त्रिभुज जिसके शीर्ष 0,6, मतलब ये कोई त्रिभुज ऐसे देख लो, ये मान लो कोई हमारा त्रिभुज है ABC, इनके तीनों के शीर्ष दिए गए हैं 0, 0, 6, 0 और 0,5 हैं। तो इनके क्षेत्रफल निकालने हैं। तो ये हमने तीनों पॉइंट लिख लिया। ये हमारा x1 y1 हो गया, सेकंड वाला x2 y2 हो गया, थर्ड वाला x3 y3 हो गया। अब इसका जो हमारा फार्मूला होता था
होता था 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1, फिर छोटे ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमने 1/2 के जगह पे तो 1/2 वैल्यू पुट कर लिया। अब इस वाले फार्मूले में जब हमने यहाँ से x1 की वैल्यू पुट की तो ये 0 हो गया, तो ये वाला टोटल टर्म कितना हो गया 0, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 0। अब बात करते हैं x2 की। x2 के जगह पे यहाँ पे 6 था, हमने 6 लिख लिया। y3 पे हमें यहाँ पे 5 था, हमने यहाँ पे y3 की जगह 5 माइनस y1 0, 0 माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया 5, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 5 ब्रैकेट में वो 6 गुणे 5 कर लिया, प्लस x3। देखो यहाँ पे हमारा जो ये हमारा x3 है ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो हमने 1/2 लिख लिया, 5 6 30 हो गया। अब इसे हमने 2 से काट दिया, हमारा आ गया 15। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन होगा 15 वर्ग इकाई। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु 5 माइनस 1 P और 4 माइनस 2 संरेख है। इसमें भी संरेख में जब होता है तो भी क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगता है। संरेख मतलब एक ही बिंदु में है, ये जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं, मान लो एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। तो जब कोई भी 3 बिंदु संरेख होते हैं, मान लो ये कोई 3 बिंदु थे, ये संरेख होते हैं, तो जो इनके द्वारा त्रिभुज बनता है उनका क्षेत्रफल 0 होता है। तो हमने क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लिया, बराबर में 0 कर लिया। जो हमारा इधर 1/2 होता था उधर हम ले जाते हैं तो 0 हो जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे 0 कर लिया। अब देखो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा x1 है, x1 की जगह पे -5 पुट किया, प्लस y2 के जगह पे हमारा p था, p पुट किया, प्लस देखो अब y3 की जगह पे -2 था, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे +2 कर लिया। अब सेकंड टर्म में आते हैं। इस वाले टर्म में देखो तो x2 के जगह पे हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर लिया 1, y3 की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर लिया -2, y1 की जगह पे हमने वैल्यू रख लिया y1 की -1 हो गया, प्लस वही x3 की जगह पे हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर लिया 4, ब्रैकेट में हो गया हमारा 1, y1 की वैल्यू 1 थी, यहाँ से हमने इसलिए 1 लिख लिया, माइनस y2 की वैल्यू p है इसलिए हमने p लिख लिया, बराबर 0 कर लिया। अब देखो -5 को अंदर ले जाएंगे तो -5p, ओके, प्लस यहाँ पे 10 होगा, ये चीज़ यहाँ पे 10 गलती से हो गया था। और इसको हम सॉल्व करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा -1, तो यहाँ से हम -1 टिक कर लेंगे। ओके, और आपको बता दूं कि जो है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें बाद में भेज देना, या जो है हमारा व्हाट्सअप जो नंबर है उसे आप नोट कर सकते हैं 9026012882। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है यदि 1 + cos 1 - cos इक्वल टू 3/4 तो sec a का मान क्या होगा। देखो एक ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a + b है, एक ब्रैकेट में a - b है, तो a हो जाएगा a² - b² इक्वल टू 3/4। अब ये देखो a किसका इस फार्मूला है, ये जो है sin² a + cos² a इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से हमने इस फार्मूले की जगह पे sin² a रख लिया और यहाँ पे 3/4 हो गया। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगाएंगे तो √3 का हो जाएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2। अब देखो साइन √3/2 किसका होता है, वैल्यू होती है sin 60 की। ओके, अब यहाँ sin 60 हो जाएगा तो a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 60 अंश। 60 अंश आ गया तो हमें sec a की वैल्यू निकालनी है। sec a मतलब sec 60 और sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2,
तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, दूसरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो इसने दिया है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 और हमें वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो आपने फार्मूला ए वाला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू में होता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। हमने यही चीज़ हमें यहाँ पे tan के रूप में दे दिया है, a की वैल्यू tan थीटा, तो हम यहाँ 2 की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। जब यहाँ की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही है, मतलब आंसर 2 जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां और 9वां। 8वां क्वेश्चन कह रहा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a हो तो a की कौन सी वैल्यू मतलब ट्रू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इसे को सॉल्व करते हैं। देखो sin 2a लिखा है, 2 sin a लिखा है। इसमें हम sin 2a का फार्मूला लगाते हैं, 2 sin a इंटू कॉस a इक्वल टू 2 sin a। अब देखो 2 sin a से 2 sin a कट गया, अब हमारा बचा क्या, cos a इक्वल टू इधर हमारा बचा 1 और cos a की किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की, तो हमारा आंसर क्या आ गया, cos 0। अब जो हमारा ये 9th क्वेश्चन है इसमें आप ऑप्शन उठा के जब पुट करेंगे, देखो 40 हो नहीं सकता, 50 हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। अब हमें बचा और 60 और 30, तो जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे 60 रखेंगे तो और यहाँ पे देखेंगे तो उसका अपोजिट नहीं होगा जो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए। जब आप वैल्यू 30 रखोगे तो ये चीज़ लास्ट में आंसर जाके सेटिस्फाई करेगी, तो इसकी वैल्यू पुट करना, इसे हम ऑप्शन से लगा सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, इसे तो देख के ही आंसर बता सकते हैं हर कोई। कह रहा है 15 मीटर ऊंचे एक टावर, ये 15 मीटर ऊंचा एक अपना एक टावर हो गया, ओके। टावर का उसके पाद बिंदु से 15 मीटर दूर, पाद बिंदु क्या होता है, जो इसका बेस होता है, बेस मतलब ये आधार, यहाँ से जो है 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण। तो देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 15/15 जब अभी करेंगे tan थीटा बराबर, तो ये कट के आ जाएगा 1, इससे तुरंत पता लगा 45। तो जब भी कभी इसकी दोनों की वैल्यू सेम आए तो ये समझ लो कि ए भी 45 होगा और ए भी कोण 45 होगा, क्योंकि एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। और एक कोण तो ऑलरेडी 90 डिग्री होता है, तो जो दोनों कोण बचे वो 45 मिल के 90 बना लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि भूमि के एक बिंदु से, हमने भूमि का बिंदु एक ले लिया ए, जो हमारा ए बिंदु है, से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। हमने ये पाद बिंदु से दूरी ले लिया 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है 30 डिग्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 डिग्री मैंने बनाया। अब ये पूछ रहा मीनार की ऊंचाई, तो देखो tan थीटा इक्वल टू होगा ए बी अपान में, देखो थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, तो हमने लंब ए बी लिख लिया, आधार की जगह पे 30 लिख लिया। अब देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इधर के सेम कर लिया। अब ए बी को यहीं छोड़ा और रूट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये ऊपर गया तो 30 हो गया। अब √3 नीचे है, √3 से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा क्या 30√3/3। तो जो हमारा नीचे वाला 3 आएगा उससे हम 30 को काट देंगे तो वो आ जाएगा 10√3। तो जो हमारा ऑप्शन आंसर आया है देख सकते हैं 10√3। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगला क्वेश्चन कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक कोई हमने मान लो वृत्त ले लिया जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये बिंदु P मान लो कोई ले लिया, इस पे स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, ये वाली स्पर्श रेखा हमारी PQ हो गई। PQ केंद्र O से होकर जाने वाले बिंदु को इस प्रकार मिलती है कि OA ए दिया है, इसकी लंबाई 12 कह रहा है। इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है PQ की लंबाई देखो 5 हो गया, 12 हो गया, और ये जो है देखो ये जो है एक समकोण त्रिभुज होता ही है, तो इसकी वैल्यू हमारी ऑप्शन क्या आ जाएगी। देखो इसमें 13 नहीं आएगा, इस 13 को आप गलत काट देना, क्योंकि देखो जो हमारा ये जो हमारा एंगल है कोण को देखो, जो हमारा कोण बनेगा वो ये 90 डिग्री बनेगा। तो 5 और जो है 12, ये देखो ये इसमें कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, इसलिए इसमें जो वैल्यू आएगी वो √119 आएगी। इसको इरेज कर देना, ये गलत है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें कोण ए वाला समकोण है, क्योंकि किसी भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। तो ये 90 हो गया, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो जो हमारी ए भुजा है OQ, ए वाली भुजा हमारी कर्ण होगी। तो हमारा जो सॉल्व करेंगे वो बनेगा क्या कि 12 का स्क्वायर = में 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB, ये फिगर आप देख सकते हैं, PA और PB स्पर्श रेखाओं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकती हैं, मतलब कोण P दिया है 80 डिग्री, तो कोण POA इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसे सही से मिलाने की कोशिश करें, बीचों बीच से मिला दें, तो ये जो ऊपर वाला कोण बन रहा है ए वाला, इस कोण की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो है इसका जब हम मिलाएंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो 80 का 40 ऊपर हो जाएगा, और वो 90, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 50। क्योंकि देखो जब मान लो 1 सेकंड हम इसे मिला देते हैं, अब हमारे इस कोण की वैल्यू हो गई, जो आधा इसका बचा 40, ये पूरा हो गया 1 सेकंड, इसकी जो वैल्यू बची वो 40 ऊपर वाले की, और इसकी वैल्यू हमारी 90। अब देखो त्रिभुज AOP में देखेंगे तो दो कोण हमें पता है 90 और 40, दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। तो बचा हुआ जो कोण है उसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है किसी भी वृत्त पर, तो ये हमारा एक वृत्त ले लिया, दो स्पर्श रेखाओं को खींचने के लिए जो एक दूसरे पर 50 डिग्री का कोण पर झुकती हो, तो वृत्त की त्रिज्याओं के अंतः बिंदुओं की आवश्यकता होती है। उन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण, देखो ये ऐसे था, इसमें हमें त्रिज्या उरिज्या नहीं दी गई थी, हमें एक कोण दिया गया था, ए वाला कोण 50 डिग्री। अब देखो हमारा जो दो कोण बचते हैं उसमें हमें क्या करना है, काहे को डिस्टर्ब कर रहे हो यार। जो हमारा दो कोण बचता है, ए भी हमारा 90 डिग्री, ए भी हमारा 90 डिग्री। ओके, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है, तो ए तो दोनों 90 हो गए, और ये हमारा हो गया 50। तो 90 180, तो 360 में से 180 घटा लेंगे, 180 बचेगा, 180 तो ये कट ही जाते हैं, तो इस कोण की वैल्यू और इस कोण की मिला के 180 होगी।
180 तो ये 50 था तो ये 130 हो गया। या आप इसको 90 दोनों 90 और 50 तीनों को जोड़ के 360 में से माइनस कर दो जो है, तो 90 180 20 230। जब 230 माइनस कर दोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 130। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, ये कह रहा है यदि किसी वृत्त का परिमाप किसी वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे किसी वृत्त का परिमाप कह रहा है और किसी वर्ग का परिमाप, तो हमने दोनों के परिमाप का फार्मूला लिख लिया यहाँ पे 2πr 4a। तो ये क्या होता है, देखो 2πr लिख लिया 4a लिख लिया। अब यहाँ पे 2 और पाई सबकी वैल्यू रखनी पड़ती है, तो इसका जब हमने रेशियो निकाला 2 की वैल्यू रख लिया, उसके बाद r की 22/7 रख लिया, तो यहाँ से देखो कट गया 22/7 और ये 2 तो 44 होगा। यहाँ 4 से काटा तो 11/7 आ गया। वो पूछ रहा था उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो हमें क्षेत्रफलों का अनुपात लिख लिया πr² / a²। अब देखो पाई तो हमने बाहर कर लिया, r² / a² का होल स्क्वायर कर लिया। पाई की वैल्यू रख ली 22/7 और जो r/a देखो हमने यहाँ पे a/r की वैल्यू निकाली थी, वही उसे ही हमने पलट लिया, तो 1/11 से 1 कट गया और आ गया 14:11। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई 10 पाई हो तो केंद्रीय कोण का माप क्या होगा। देखो त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई दी है 10 पाई। ओके, और केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो चाप का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है θ/360 × 2πr। चाप की लंबाई 10 पाई लिख लिया, इधर जो है θ/360 × 2πr, और देखो 2π की जगह पे हमने 2π लिख लिया, यहाँ गलती से r आ गया है, तो यहाँ देखो 12 पुट कर लिया। जब इसको सॉल्व करोगे 2π से 1 कट गया 5 आ गया, 12 5 60 हो गया, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 150। इसे खुद भी करके सॉल्व करके देख लेना, अगर दिक्कत आती है तो मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप तुरंत व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है कि जो है यदि h ऊंचाई वाले एक शंकु व एक गोले की त्रिज्या r हो तो r तथा आयतन बराबर हो, तो इनके आयतन बराबर थे 1/3 से 1/3 πr से ये कट गया, और इसके जो हमारा आयतन का अनुपात आ गया, ये देखो ऊंचाई और जो है शंकु के त्रिज्या का अनुपात आ गया, क्योंकि r² से πr² कट गया, 1/3 से 1/3 कट गया। अब ये h हमारा यहीं था, इस वाले r को हमने नीचे लाया, और जब यहाँ कुछ नहीं बचा अपन में 1 लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है माध्य बहुलक और माध्यक बहुलक व माध्य इन तीनों के केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के एक संबंध है, जो कि मतलब इसमें से फार्मूला ही था। तो हमारा जो रियल फार्मूला होता है वो क्या होता था, बहुलक बराबर होता था 3 गुणे माध्यिका। इसे जो माध्यक लिख दिए हैं इसे सही माध्यिका ही बोलते हैं, और माध्य जहाँ लिखा होता है वहाँ पे समांतर माध्य होता है। तो हमारा जो रियल फार्मूला होता है वो होता है बहुलक = 3 गुणे माध्यिका - 2 गुणे समांतर माध्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि फार्मूला याद नहीं रहता, हर एग्जाम में अधिकांश आता है। मैंने कई वीडियो में भी इसे बता रखा है। तो देखो इसमें से हमें निकालना है, हमने इसको -2 गुणे समांतर माध्य वाले को बराबर के इस साइड ले आया, तो हमें क्या हो गया, बहुलक + 2 गुणे समांतर माध्य = 3 गुणे माध्यिका। जो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, देखो
हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, देखो ये पार्ट इधर वाला 3 गुणे माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है, यदि किसी श्रृंखला का माध्य उसके माध्यिका से तीन अधिक हो तो बहुलक माध्य में कितना अधिक होगा। तो फार्मूले में 3 गुणे 3 होता था, देखा था ना, माध्यिका में 3 अधिक हो जाता है। तो देखो माध्यक क्या था, उसका 3 गुना था, तो 3 त्रिका 9, तो हमारा इसमें 9 ऑप्शन सही होगा, उसी फार्मूले पे है। अब ये कह रहा है, एक छात्र द्वारा चरखी को ध्यान से देखता है, लाल रंग आने की प्राथमिकता, देखो इसका 2 पार्ट लाल है, तो क्या होगा, लाल रंग आने की प्राथमिकता ज़्यादा होगी, यानी 2/3 ऑप्शन इसका सही होगा। अगर यहीं पे जो है ब्लू पूछा होता इस वाले पार्ट का, जो हमारा ए वाला पार्ट है, तब 1/3 होता, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटक की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो माइनस कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती, परसेंटेज में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, अपान में भी हो सकती है, लेकिन माइनस में कभी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा 22 पत्तों वाली एक पत्तों की अच्छी प्रकार फेंट गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो आपने ताश देखा ही होगा, ताश जिसे कार्ड भी बोलते हैं, ताश बोलते हैं, और भी कई जगह अलग अलग बातें बोलते हैं। उसमें 52 पत्ते होते हैं और हमेशा प्रायिकता के क्वेश्चन उसी से पूछते हैं। तो उसमें जो ये देखो फेस कार्ड का आपने देखा होगा, एक गुल्टा होता है, बेगी होती है, बादिश होता है। ओके, 3 पत्तियां होती हैं, गुल्टा, बेगी, बादिश, 3 का नाम होता है। मेरे पे है नहीं तो मैं उन तीनों की फ़ोटो यहाँ पे डाल देता। तो देखो 3 वो हो जाएंगे, ये मैंने लिख लिया है ना, JBD, गुल्टा, बेगी, बादिश। और देखो ये तो हो गया, और 4 कलर की होती हैं, जैसे चिड़िया होती है, एक हुक्म होता है, एक ईटा होता है और एक पान होता है। तो हर की 3 हो गई, और 3 गुणे 4 यानी 12 हो गई। तो 12 पान में 52 इक्वल टू हो गया 3/13। अगर ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा जिसमें हमारे पास पत्ते भी होंगे, तो मैं सारे पत्ते भी दिखा दूंगा। तो ऐसे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करना, जिससे मैं पूरा अच्छे से एक वीडियो इस पर बना सकूं। अगले क्वेश्चन को देखता हूं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 5 किसी भी बार नहीं आएगी, इसकी प्रायिकता होगी। देखो 5 किसी भी बार नहीं आएगी, इसका मतलब कह रहा 5 ना आने की प्रायिकता। 5 आने की प्रायिकता नहीं पूछ रहा, 5 ना आने की प्रायिकता। तो देखो यहाँ पे सब में 36 देख रहे हो, 36 मतलब 6 गुणे 6, ओके 36 हो जाता है। अब किसी भी पासे में 6 गोटियाँ होती हैं, एक तो नहीं आएगा जिसमें 5, तो आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 25, क्योंकि अब एक तो निकल जाएगा ना। तो 6 गुणे 6 जहाँ होता था वहाँ तो अब होगा 5 गुणे 5, तो जहाँ 25 और बट्टे में क्या हो गया 36, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 25/36 सही होगा। अब देखो कह रहा 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। देखो इसको √11 मतलब कि जो है 3 से ज़्यादा हो जाएगा। देखो 3 त्रिका 9 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 3 कुछ आएगा √11 की। इसकी क्या आएगी 2.24 लगभग इसकी वैल्यू होती है √5 की। तो ये तो इसके बीच आ गया। अब देखो इसकी भी करोगे तो 25 होता था, मान लो ज़्यादा हो जाता है, तब भी देखो 4 चौक 16 होता था, तो 4 कुछ तो आएगा ही आएगी। 25 नहीं होगा तो 4.6 4.7 ऐसी वैल्यू होगी।
अगर हम इसकी करते हैं 12 देखो तो क्या होता था, 4 चौक 16 तो नहीं होगा, लेकिन 3 त्रिक का 9, 3 हम लोग कुछ इसकी भी वैल्यू आएगी, तो हमारा जो उसके बीच की वैल्यू होगी वो √5 होगी। ओके, इसे आप ऐसे निकालते हैं कि इसके एवरेज में जो हमारा स्क्वायर होता है उससे निकाल लेते हैं। देखो 2 दूना 4, मतलब अब 4 इसमें से चला गया, बचा लगभग मान लो 1 का कुछ पॉइंट कुछ में आएगा, तो ऐसे ही हम निकालते हैं बीच के अपर में संख्या। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लगता है। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस पर देखो घात पे घाते हैं, तो जब घात पे घात होती है तो घातों का गुणा होता है। तो आप 7 को भूल जाओ, क्योंकि दोनों साइड 7 है, तो इसे हम छोड़ देंगे। और इस वाले जो 1/7 की पावर 2 लिखा है, इसको हम 7 की पावर -2 लिख सकते हैं ऊपर ले जाके। अब हम जितने भी घाते हैं, घात पे घातों का गुणा होता है, इसलिए हम लिखेंगे। देखो पहले 7 का स्क्वायर जो था वो ऊपर जाएगा, -2 होगा, पहला पद लिखा, फिर उसकी पावर -2 है यहाँ पे, उसको -2 लिखा, फिर -1/3 यहाँ से लिखा, -1/3 हो गया, 1/4 लिखा, 1/4 हो गया, इक्वल टू इधर 7 की पावर m है, तो हमने 7 की पावर m लिख लिया, मतलब m लिख लिया। 7 तो हट जाएगा क्योंकि आधार समान है। अब देखो इस 4 से ए तो 4 कट गया, क्योंकि माइनस माइनस +4, +4 से +4 कट गया, बची वैल्यू कितनी 1/-1/3, तो हमारी ये m की वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये भी था, हमें ये सॉल्व करके एक ही वैल्यू निकालनी थी। तो देखो हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसका तो स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, लेकिन इस पर क्या होगा, a² + b² का फार्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर में 8 होगा, प्लस बी स्क्वायर 5 होगा, प्लस 2 गुणे 8 गुणे √5। तो देखो 8×5 13 हो जाएगा, ए बी की वैल्यू जोड़ेंगे, प्लस 2 √40 हो जाएगा। अब 13 से 13 कैंसिल। अब देखो यहाँ से 4, देखो यहाँ से 4 की बाहर लाएंगे, 2 तो 40 में से, तो इसे 40 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10। अब 4 का जो हम बाहर निकालेंगे रूट से, तो हो जाएगा हमारा 2, तो 2 दूना 4 √10, √10 से √10 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू एकदम नॉर्मली आ गई जो है -4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, -4। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, यदि a/b + b/a = 1 हो तो a³ + b³ का मान निकालिए। देखो हमें ये दिया था ये चीज़, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, a² + b² ab = 1। अब इसको यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारा a आ गया। अब देखो अगले में देखते हैं, a³ + b³। ओके, a³ + b³ का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता था, एक ब्रैकेट में a + b, अगले ब्रैकेट में a² + b² - ab। तो क्या होता है, एक सेकंड, हमारा a भी होता था, तो हमारा a + b तो ऐसे हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट में देखो, हमने a तो इसका फार्मूला होता है, ये जितना भी है ये तो इसका फार्मूला हो गया। ओके, अब देखो ए बी को यहीं पे ए बी छोड़ दो ऐसे। अगले में देखो a² + b² - ab की जगह पे जब हम इसको रखेंगे तो ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा कैंसिल होके 0 हो जाएगा। तो हमारा जब इधर का टर्म पूरा 0 हो जाएगा ए वाला, तो हम a + b में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ए बी a³ - b³ है। देखो 3 अंक के बाद दशमलव है और 27 लिखा है, यानी 0.3 का क्यूब दिया गया है।
ओके, तो सोल्यूशन में आते हैं। देखो सोल्यूशन मैंने इतने शॉर्ट में क्यों किया है, ये तो हमारा, इसे हम जो 0.027 है इसको तो हम लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब। अब देखो ऊपर तो क्यूब का फार्मूला हो जाएगा, और फार्मूला जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है उसमें नीचे क्या होता है, a माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में, और ये जो है पूरा कट जाता है, तो हम ऊपर लगाएंगे तो ऊपर से ये पूरा पूरा कट जाएगा और इसका माइनस बचेगा सिर्फ जब हम फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि ये बचेगा a माइनस बी। जब हमारा देखो नीचे से इससे a कट जाएगा ऊपर, सेम यही चीज़ ऊपर भी आएगी, लेकिन एक ब्रैकेट में बचा रहता है a माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में सेम यही चीज़ होगी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ऊपर वाला तो कट गया, लेकिन एक टर्म जो a माइनस बी बचा रहेगा वही हमने कर लिया a माइनस बी, तो यहाँ पे हमने माइनस कर लिया, आंसर आ गया 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है यदि बहुपद x की पावर 140 प्लस 2x की पावर 151 प्लस के व्यंजक x प्लस 1 को पूर्णतः विभाजित करता है तो k का मान क्या होगा। देखो जो किसी चीज़ को कुछ पूर्णतः विभाजित करता है इसका मतलब ये होता है कि जो है x प्लस 1 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -1। ओके, आगे चलते हैं। तो x की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे, तो देखो ऐसे पुट कर लिया, x की पावर, x की जगह पे -1 की पावर 140 प्लस 2 गुणे -1 की पावर 151 प्लस k इक्वल टू 0। अब जब घातें सम होंगी तो जो है जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में आएगी, घातें अगर विषम होंगी तो माइनस में आएगी। तो 1 की पावर 140 था तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 गुणे -1 की पावर 151 विषम था तो -1 प्लस k इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ तो हमारा k वो हो गया, अब माइनस से यहाँ पे गुणा किए तो 1 माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0। अब ये -1 बचा, -1 को उधर ले गए +1, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 का आलेख निर्देशांक अक्षों को a और b पर काटती हो तो समकोण त्रिभुज AOB के कर्ण की लंबाई होगी। देखो ये हमें जो है कोई दिया था, एक इसका जो फार्मूला होता है वो रियल फार्मूला होता है x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। ओके, फार्मूला नोट कर लो, आपको अगर नोट करना हो x अपान a प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। अब देखो हमें ये 12 दिया गया था, इस 12 को हमने अपान में लाया, इस रूप में लाने के लिए तो हमारा क्या हो गया 12 इधर आ गया इक्वल टू इधर 1 बचा, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ गया x अपान 3 प्लस वाई अपान 4 इक्वल टू 1। अब ए बी की वैल्यू पता लग गई, ए है ए बी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5, पता है ही है क्योंकि 3 4 5 होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो ए बी की वैल्यू आ गई जो है। अब यहाँ से आप इसे 5 निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है यदि दो बिंदुओं के भुज समान हो तो तथा कोट भिन्न हो तो दोनों बिंदु निम्न में से किस स्थिति में होंगे। देखो समांतर तो होंगे क्योंकि जो हमारा अक्ष होता है ऐसे हो गया ये एक्स वाई, इसमें भुज समान है। ओके, तो ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे डरा होगा क्योंकि भुज तो समान है, मतलब ये चीज़ तो समान है, तो हमारा गैप क्या हो रहा है ए, तो हमारा वाई अक्ष के समांतर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पूरक कोण इस प्रकार हैं कि
पहले कोड का 2 गुना दूसरे कोड के 3 गुने के बराबर है तो छोटे कोड का माप ज्ञात कीजिए। पूरक कोड यही होता है कि एक दूसरे को जोड़ दोगे तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब इसमें कंडीशन इसने कहा कि पहले कोड का 2 गुना, मैंने पहले कोड का यहाँ पे दोगुना कर दिया, दूसरे कोड के 3 गुने के बराबर है, 3 गुना कर दिया, बराबर हो गया। अब हमें भी पता है 3 गुना है तो छोटा यही होगा, क्योंकि बराबर होने के लिए इसमें 3 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब देखो हमने x की वैल्यू यहाँ पे जो है 2 को यहाँ पे अपान में ले आए और ये हो गया। अब इसी वैल्यू को हमने उठा के इस क्वेश्चन नंबर 1 में समझ लो रख लिया। 3/2y + y = 90। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y और ये जो 2 होगा फिर इधर चला जाएगा, 3 2 5y अपान में 2 होगा तो ये 2 90 के साथ चला गया। अब 5 इधर हो जाएगा तो 18 पंचे 90, 18 दूना 36 डिग्री आ गया। जिसे आंसर चेक करना हो वो क्या करो, 36 से हो गया। अब इस 90 में से माइनस कर लो, मान लो चलो आंसर चेक कर लेते हैं। 36 में से माइनस करोगे तो 10, 90 में से 36 माइनस होगा तो 10 में से 6 गया 4 आएगा, 8 में से 3 गया 5 आएगा, 54 आ गया। x की वैल्यू आ गई 54। 54 दूना, अब देखो यहाँ से वैल्यू पुट करके आंसर चेक करते हैं। 54 दूना 108 हो गया x के साइड, और 36 तिहाइयाँ 108, तो 108 = 108 यानी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण सबसे छोटे कोण के दुगने से 24 कम हो तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज हमारा ऐसे होता है, अगर आपको याद होगा तो ऐसे होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। तो हमने मान लो सबसे छोटा कोण x मान लिया, तो 2x माइनस कम 24 कम कह रहा है, दुगने से 24 कम, यहाँ पे देख सकते हैं दुगने से 24 कम, तो हमने जो 2x - 24 + x = 180 कर लिया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो हमारा जो आंसर है वो आ गया हमारा। देखो अब हमारा आ गया कितना, 68 कौन सा कोड आया इसे सॉल्व करके, सबसे छोटा वाला। जब सबसे छोटा आ गया तो हम 180 में से 68 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 112 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण AOC = 130 डिग्री, कोण ABC का मान ज्ञात करना है। देखो इसके लिए आपको एक चीज़ मैं बता दूं, देखो एक बिंदु पे मैक्सिमम 360 बनता है, 130 बना है तो जो इसके बाहर का ए वाला कोण होगा, बाहर 130 के ऊपर जो बिंदु पे बचा है ए वाला, थोड़ा ज़्यादा करीब नहीं बन पाया, हाँ ए वाला जो हमारा कोण है बाहर वाला, इस 360 में से इसे हम माइनस करेंगे 130 तो आएगा कितना, 0 3 2। अब ये हो गया। अब देखो किसी चाप द्वारा परिध पर बना कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ये पर में सबको पता है। तो इसी का हम केंद्र पे 130 बाहर बन रहा है, अब इस वाले कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन था। इसे देखते हैं। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग मतलब L + B + H = 19 है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 हो तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो घनाभ में जो दिया गया था LBH का योग दिया था 19, विकर्ण की लंबाई दी गई थी 5√5, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका पूछ रहा है। अब देखो विकर्ण के लंबाई का फार्मूला जो होता है वो होता था
जो बिकड़ की लंबाई का फार्मूला होता था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बिकड़ स्क्वायर। ओके, तो 5√5 का स्क्वायर हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है। उसके बाद 5√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना चीज़ लिख लिया है यहाँ पे। ओके, तो देखो हम इसका स्क्वायर जब कर देंगे 5√5 का, तो 25 साम में 125, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुणे 5, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुणे 5 तो 50 मतलब 125 हो जाएगा। 25 साम में 125। तो हमें यहाँ से वैल्यू दो चीज़ की पता चल गई, एक तो LBH का योग पता चल गया 19, एक पता चल गया L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 125। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फार्मूला एल मैंने लिखा है, जिसको याद होगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH जो है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वही संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में LB प्लस BS प्लस LH। वहीं पे हमारा ABC की जगह पे यहाँ L प्लस B प्लस H है, तो ये हमने फार्मूला लिखा, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो इसी फार्मूले से आएगा। तो देखो L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू हमें 19 पता थी, हमने 19 का स्क्वायर कर लिया इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह पे हमने 125 लिख लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू इसलिए पहले निकाल रखी थी, प्लस 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH रख लिया। अब 19 का स्क्वायर हो गया 361 और 125 इधर प्लस में था, इधर आ गया माइनस में। अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 236। तो जो है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का जो हमारा वैल्यू आई संपूर्ण पृष्ठ की, वो आई 236। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करना कॉपी पे 100% आ जाएगा, क्योंकि वीडियो को पुश कर लेना, फार्मूले लिख लेना, उसके बाद वहाँ से आप कर सकते हैं। और इसमें ये भी फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, ये सारे फार्मूले इम्पॉर्टेंट है। एक ये हो गया, एक बिकड़ का फार्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के ऊर्ध्वाधर काट कर उसे फैलाने पर जिस आकृति में प्राप्त होगा। देखो बेलन सबको पता है, जब फैला देंगे सिलेंडर को तो आयताकार में हो जाएगा, और आयताकार को जब टर्न करते हैं तो हमारा बेलन बनता है, तो वो तो आयताकार हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एक गोले का आयतन व इसके परिगत बेलन के आयतन के मध्य अनुपात होगा। देखो गोला अंदर होगा और एकदम सटीक 2:3 होगा, क्योंकि एकदम पास पास सटे होंगे। सिर्फ उनमें अंतर क्या आएगा, आयत और बेलन में। जो गोला होगा वो बीचों बीच काट देगा, थोड़ी सी पार्ट छोड़ देगा, इसलिए 2:3 होगा। इसे आप एज्यूम करोगे तो समझ आएगा कि अगर कोई आयताकार बेलन है उसके अंदर हम कोई गोला डालेंगे तो जो एरिया बचेगा उसका, क्योंकि फार्मूले से भी इसको करोगे तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है यदि किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का, देखो वहाँ माध्यक दिया था, यहाँ पे माध्यिका लिख दिया है। यदि किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका के मध्य 6:5 का अनुपात हो तो माध्य मतलब समांतर माध्य और माध्यिका का अनुपात क्या होगा। ये हमारा फार्मूला था, हमने बताया था। ये जो फार्मूला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं। और दिया जो रेशियो दिया गया वो बहुलक और माध्यिका में दिया गया है 6:5। यहाँ से हमने जो है बहुलक की मान निकाल लिया, जो है 6:5 माध्यिका हो गया। अब हम इसे फार्मूले में ले जाके पुट करेंगे, तो 2 गुणे समांतर माध्य इक्वल टू में, देखो हमने इस समांतर माध्य को यहाँ उठा लाया, एक माइनस में था प्लस हो गया, इस बहुलक को इधर ले आया जो माइनस में प्लस में था माइनस हो गया, और हमने इसी चीज़ को यहाँ पे इस लाइन में लिखा है।
अब देखो 2 गुणे समांतर माध्य और 3 गुणे माध्यिका माइनस बहुलक के जगह पे यहाँ से वैल्यू रख लिया 6/5 माध्यिका। अब यहाँ से हमने माध्यिका को कॉमन कर लिया, इसको सॉल्व किया। अब इस वाले 2 को जब सॉल्व किया तो ये आ गया 9/5। अब इस वाले 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर अपान में जाएगा, 1/2 हो गया। इसकी वैल्यू आ गई 9/10। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2√2 की पावर n = 1024। तो 3 की पावर 2 ब्रैकेट में n/4 - 4 की वैल्यू निकालनी है। देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, लेकिन देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ दी गई हुई है, इसकी वैल्यू। ओके, देखो 1024 का मतलब है 2 की पावर 10। तो हमने 1024 को 2 की पावर 10 लिख लिया। अब दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर लिया। तो जब स्क्वायर करेंगे इधर का रूट ख़त्म हो जाएगा और घात पे घात हो जाएगी, तो 2 की पावर 20 हो जाएगी जहाँ पे 10 थी। अब देखो आधार समान है 2, तो घातें भी समान होंगी। n बराबर 20 आ गया। अब यहाँ हमें n की वैल्यू मिल गई। अब n की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे। तो देखो n की जगह पे हम 20 रखे, अपान में 4, तो n की वैल्यू आ गई कितनी? 5। 5 में से 4 माइनस हो जाएगा, कितनी आ गई? 1। तो ये हो गया 3 की पावर 2 की पावर 1। अब देखो घात पे घात होती है, तो पहले 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, यानी 3 की पावर 2 हो गई। 3 की पावर 2 यानी 9। तो एकदम इजी क्वेश्चन था हमारा। ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा, 9। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसे आप ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें दिया क्या है, इस क्वेश्चन को इतना सिर्फ देखो। कह रहा है 3x = a + b + c। अगर हम a b c, a की जगह पे भी, b की जगह पे भी और c की जगह पे भी, सब की जगह पे हम भी x मान लें, तो देखो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो ए भी x 3x हो जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर दिया। अब देखो चलो a b c की मान रखो। a की जगह पे x रखोगे, यहाँ पे इस वाले पे 0, इस पे 0 0, सब 0 0 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हमारा आएगा? 0। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। और सेटिस्फाई x इसे ही हमें सेटिस्फाई करना था। तीनों की वैल्यू अगर x होगी तो ये 3x हो गया। तो क्वेश्चन देख के लग रहा है हाँ थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन ये कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, इसे डीप जाने की ज़रूरत नहीं थी। देखो 3x इसीलिए दिया गया है, 3 टर्म में भी दिए गए हैं। ए बी सी की वैल्यू x आप रखोगे 0 हो जाएगा, और ये सेटिस्फाई भी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज लिया ABC, जिसकी भुजा मान ली 100 100 100 और ये संभव मान लिया, क्योंकि कोई भी त्रिभुज कह रहा है। तो देखो तो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखो भुजा हमने 100 रखी थी, तो हमारा कितना आ गया? ये आ गया √3/100 का स्क्वायर, मतलब 1 लिख के 4 0। अब सभी भुजाओं को दुगना कर दो, तो जहाँ जहाँ 100 100 था वहाँ 200 हो जाएगा। तो जो उसका क्षेत्रफल आएगा नए त्रिभुज का बढ़े हुए, उसका भी आ जाएगा। इसी की तरह यहाँ पे जहाँ 100 रखे थे वहाँ 200 हो जाएगा। तो 3/4 गुणे 200 का स्क्वायर करेंगे, 4 लिख के 4 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखो बड़े वाले में से छोटे वाले त्रिभुज का एरिया को माइनस किया, पान में जो है छोटे वाले त्रिभुज लिखे। तो देखो ऊपर इससे तो 1 कट गया, क्योंकि √3/4 को कॉमन ले लो। यहाँ से ऊपर से कॉमन निकलेगा, नीचे वाले से ऊपर वाला कट गया। बात समझ आई। अब देखो 40,000 में से 10,000 घट गया, 30,000 बट्टे में क्या हो गया? 10,000। तो इससे सारे जीरोज कट गए, बचा यहाँ पे हमारा 3, और यहाँ पे हमारा 100% था। तो हमारा कितना आ गया? 300%। वीडियो को पॉज करके इसका कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ये भी एग्जाम में आता ही आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी घन का आयतन भी और उसके विकर्ण की लंबाई L हो तो
देखो कह रहा घन का आयतन मतलब भुजा क्यूब इक्वल टू भी, और विकर्ण घन का विकर्ण 3 गुणे भुजा इक्वल टू यल हो तो अब देखो इस बराबर में कह रहा हमने भुजा क्यूब दोनों। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझो, हमने यहाँ से भुजा की वैल्यू निकाली, भुजा इक्वल टू हो जाएगा भी क्यूब, और यहाँ से हमने जो है यल अपान रूट 3 हो जाएगा। ओके, तो भी इक्वल टू यल क्यूब अपान में 3 रूट 3 होगा जब हम दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे। तो हमारे जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 रूट 3 भी इक्वल टू यल क्यूब। तो हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी समूह के पक्षों और उनके मध्य के विचलनों का बीज गणितीय योग होगा। ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैंने इसे पहले भी पढ़ा था। वैसे इसका ऑप्शन 0 आया है, लेकिन आप देख लेना अगर आपको कहीं मिलता है, क्योंकि ये मुझे क्लियर नहीं था इसलिए मैं रॉन्ग बताना नहीं चाहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44वां। 85 और 119 का HCF व्यंजक कितना हो तो x का मान क्या होगा। देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो हो नहीं सकता क्योंकि माइनस में आ जाएगा वैल्यू पुट करके। अब 2 को सॉल्व करो, 2 की वैल्यू पुट की x के जगह पे, कितना आया अंतर 17 आया। जब हमने यहाँ पे 85 गुणे x की वैल्यू 2 रखी तो अंतर कितना आया 17 आया। और देखो इसमें 17 इन दोनों का HCF है। 3 की वैल्यू रखोगे तो अंतर ही 17 नहीं आएगा, या जो वैल्यू आएगी वो इनका HCF नहीं होगा। तो इसे वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि HCF इन दोनों का HCF कौन सा है और इन वैल्यू को पुट करने में अंतर आ रहा है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कह रहा है यदि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के मूल इस प्रकार हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 4 हो तो दो घात समीकरण। मैंने कहा था देखो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, 3 हो गया। उसका जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में यहाँ होता था प्लस नहीं माइनस होता था, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। जो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा तो हूँ, यहाँ से आप फार्मूला देख सकते हैं। सिर्फ इसी की जगह पे वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह पे 6 दिया है, 6x हो गया प्लस 4 हो गया, और सीधे से हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो गया, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना और इतने का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। देखो हमने क्वेश्चन दोनों को लिख लिया, समीकरण 1 और 2 बना के का मान निकालना है। देखो अपरिमित रूप से जब अनेक हल बोलता है तो वहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना जरूरी होता है। तो कह रहा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो हमारा ये कंडीशन जरूर फॉलो होगी। अब इस पे हम दोनों समीकरण की वैल्यू पुट करते हैं। तो a1 की जगह पे 6 पुट किया, a2 की जगह पे k इक्वल टू b1/b2 की जगह पे -2, b1 की जगह पे माइनस b2 की जगह पे 1 पुट किया। अब इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर इसी से आ जाएगा। तो देखो माइनस से कट गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखो इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आराम से क्वेश्चन करना है, 1 घंटे 1.5 घंटे जितनी वीडियो बनती है नो प्रॉब्लम, क्योंकि इतनी आप एक दिन में पढ़ते हो बहुत है। अगर आपने 50 मैथ के क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व किया है तो वो कम नहीं है। और अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ आता है तो अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में ले लेते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं और कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे जब अपने दोस्त नहीं होते हैं तो कॉलेज में मज़ा नहीं आता। इसलिए
वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, जिससे वो भी आपके साथ एडमिशन लें और आप अच्छे से कॉलेज में एंजॉय कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और वो कैसे बुद्धू बनाता है आप इसी क्वेश्चन में समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सारे क्वेश्चन ट्रिक बेस पे होते हैं। देखो कह रहा है यदि x² - 5x + 1 = 0 तो x + 1/x का मान। हमें ये क्वेश्चन दिया गया था x² - 5x + 1 = 0। यहाँ पे देखो 5x - 5x को हम उधर भेज देंगे। अब देखो -5, अब x इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा a = 5। हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा था, 1/x + 1/x की। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया x² + 1/x। अब इस यहाँ से खुद ही वैल्यू उसी की आ गई है 5। तो देख रहे हो कितना कुछ सिंपल क्वेश्चन है। कुछ बच्चे यहाँ पे गुणनखंड करने लगेंगे इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। देखो कुछ नहीं है, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4 3 × 5 करें, इनको ऐड किया 45 आंसर आ गया। मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन इन्हें पता होना चाहिए प्रथम 5 गुणक मतलब जो है 1 2 3 4 5। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन 2 है। देखो कह रहा है यदि 2 के 3 के -1 और 8 एक समांतर श्रेणी में है तो k का मान होगा। देखो जो सार्वंतर होता था हमारा d, वो होता था अगले पद से पिछला पद घटा दो। तो 3 के -1 में से 2 के हमने माइनस कर दिए। यहाँ पे 8 में से 3 के -1 को माइनस कर दिया। ओके, अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो 3 के में से 2 के गया k - 1 = 8 1 9 -3 के। अब 3 के इधर आएगा तो 4 के, और इस -1 को इधर ले जाएंगे तो 9 + 1 10 हो जाएगा। अब देखो इसे करेंगे तो हो जाएगा 10/4। 10/4 को जब काटोगे तो 5/2। ओके, तो हमारा इसमें 5/2 बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। आपको पता होगा, इसमें बी फार्मूला ही है, n ब्रैकेट में n + 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का ये फार्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपका कोई भी डाउट हो या वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछना, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो और पॉलीटेक्निक से रिलेटेड हमारे चैनल पे बराबर आपको वीडियो मिलती है। वीडियो थोड़ा लेट आती है, लेकिन जो भी वीडियो आएगी वो डीप तक वीडियो होगी, वो समझदार और इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि एडमिशन के बाद भी हमारे चैनल पे, क्योंकि मैं खुद पॉलीटेक्निक कर रहा हूँ, तो एडमिशन के बाद भी हमारे चैनल पे पॉलीटेक्निक से ही रिलेटेड चीज़ें जाती हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत